नमस्कार दोस्तों। तो जजेस इंक्वायरी कमेटी ने फाइनली जस्टिस वर्मा के केस में अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर टेबल कर दिया, जिसमें उन्होंने ऑन ऑल 3 अकाउंट्स जस्टिस वर्मा को गिल्टी पाया है। जस्टिस वर्मा कोई भी एक्सप्लेनेशन ना दे पाए। उनके पास जो ये अनअकाउंटेड कैश मिला था उनके घर जब आग लगी थी, उस कैश का एक तो ओनरशिप भी तय नहीं हो पाई, वो उस कैश का कोई अकाउंट भी नहीं दे पाए कि वो कहाँ से आया और वो कैसे उन तक उनके रेसिडेंस तक पहुंचा। और उसके बाद मटेरियल एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ और तमाम अपने रसूख का इस्तेमाल करके पूरी केस को इधर उधर करने की जो कोशिश थी, उन सारे अकाउंट्स पर जस्टिस वर्मा को गिल्टी पाया गया है। तो फाइनली जो जजेस इंक्वायरी कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट को टेबल कर दिया था 14 तारीख को पार्लियामेंट के अंदर और लोकसभा के अंदर, और वहां पर अब इनको रिमूवल को लेकर के एक पूरी प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि वैसे तो इन्होंने सारा गिल्टी इनको पाया गया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे भी कि कैसे कैसे इनको गिल्टी पाया गया, इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिए और केसेस क्या है और पूरा करप्शन का, मैं थिंक ऑफ द लेवल ऑफ करप्शन जो कि हुआ जुडिशरी में। और ये सिर्फ एक घटना है और ये शायद भारत की पहली ऐसी घटना बनती जिसमें किसी जज का इम्पीचमेंट हुआ, क्योंकि आज तक भारत की जुडिशरी के इतिहास में किसी भी जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। जस्टिस वर्मा शायद वो पहले एग्जाम्पल बनते जिनका इम्पीचमेंट होता, क्योंकि इनको गिल्टी ऑलरेडी मिली, इनको गिल्टी पाया गया है। लेकिन इससे पहले कि इम्पीचमेंट होता, जस्टिस वर्मा ने ऑलरेडी अप्रैल में, आप सबको पता ही होगा कि उन्होंने अपने पद से रिजिग्नेशन दे दिया था। अब एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या एक जज ऑलरेडी जिसने रिजाइन दे दिया है, ऑलरेडी वो अपने पोस्ट पर नहीं है, तो क्या उसका इम्पीचमेंट पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए? वो भी एक सवाल है। और हम पूरा इस वीडियो में अगले 10, 15, 20 मिनट में जो भी डिस्कशन है अपना करके उस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे जहां पर आप अपना ओपिनियन देना कि क्या एक जज को रिमूव, ऑलरेडी वो रिजाइन कर चुका है, तो क्या फिर भी उसके खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग चलानी चाहिए? क्या ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ नहीं होगा कि उनका कंडक्ट डिस्कस हो, जबकि वो जज को रिजाइन, ऑलरेडी उस जज ने रिजाइन कर दिया है? फिर दूसरी तरफ इसका दूसरा पॉइंट भी हमें देखना जरूरी है कि पब्लिक एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जजेस की इंटीग्रिटी के ऊपर ये बहुत बड़ा धब्बा है। तो ज़रूरी है कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कि दोबारा ना हो, क्योंकि इंपीचमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी बेइज्जती के तौर पर लिया जाएगा। ये सारे मुद्दे हम इस पूरे वीडियो के अंदर अगले 15-20 मिनट में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें इस समय पर इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है और ये कोर्स आपको सिर्फ 16,999 के एक प्राइस में मिल जाएगा। 19 अगस्त तक ये ऑफर एक्सटेंड किया गया है। इस 19 अगस्त तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस इसी के साथ साथ अगर आप 80 लकी लर्नर्स में से एक हुए तो आपका जो पूरा कोर्स है उसका फीस रिफंड कर दिया जाएगा आपको और आप अपनी पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को इस प्राइस पर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें क्लिक करके आप मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा। APYT10 मेरा कोड है, इस कोड को इस्तेमाल करिएगा, आपको फिर ये पूरा फाउंडेशन बैच इस ऑफर में मिल जाएगा। नाउ लेट अस कम बैक टू दी टॉपिक। तो हुआ क्या है, और आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन करके जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ये आपकी एक मेंटोरशिप सपोर्ट का काम करेगा एक तरीके से। वहाँ पर सारी PDFs मैं शेयर करता हूँ, जो डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन हमारा होता है उसकी PDF वहाँ पर शेयर करता हूँ, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किया करते हैं। कम्युनिटी ग्रुप जैसा वो है, तो इसको आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, या डायरेक्टली आदित्य प्रताप पॉलिटी NIR सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर जजेस इंक्वायरी कमेटी की, तो जजेस इंक्वायरी कमेटी ने फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस वर्मा। पेरेंट कोर्ट इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट था, बाद में ट्रांसफर होकर के अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने ही थे और रेसिडेंस इनको मिला ही था। तब तक यहाँ पर बड़ा कांड हो जाता है, आग लग जाती है और वहाँ से फिर कैश मिल जाता है। तो फॉर्मर जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट एंड ओरिजिनली फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट, नाम जस्टिस यशवंत वर्मा, इनको घर से बहुत सारा अनअकाउंटेड कैश मिला और उसका क्वान्टिफाइड डेटा नहीं हमारे पास कि वो कितना था। जितने भी विटनेसेस ने अपना विटनेस दिया, सबने कहा कि भाई करोड़ों रुपए होंगे। ये नहीं पता एग्जैक्ट कितना, क्योंकि वो नोट सीज ही नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं सीज हो पाए थे अभी उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। तो दिल्ली फायर सर्विसेज के पर्सनल्स को वहाँ पर बहुत सारे अनअकाउंटेड कैश मिले, तो उन्होंने उसको रिकॉर्ड भी किया। मार्च 14, 2025 की ये घटना है और उसके बाद पूरा जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद इस चीज़ की कवायद शुरू हुई कि कितनी भयंकर करप्शन जो है वो जुडिशरी के अंदर भी जा चुका है। यानी कि जजेस अगर करप्ट हो जाए तो फिर तो आप किसी चीज़ पर यकीन ही नहीं कर सकते। जो तीसरा स्तंभ है आपकी डेमोक्रेसी का, जुडिशरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है और जिसका इंडिपेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको सबसे ज़्यादा करप्शन से दूर होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर हर इंसान भरोसा करता है, वहाँ पर जजेस जब इतना भयंकर करप्ट होंगे तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, फिर तो आप डेमोक्रेसी ही नहीं बचेगी फिर एक तरीके से अगर आप देखो तो।
तो इसीलिए केस को इतना सीरियसली लिया गया और इनके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। जजेस इंक्वायरी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज थे अरविंद कुमार साहब, देन बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे श्री चंद्रशेखर साहब, और सीनियर एडवोकेट BV आचार्य थे। ये 3 लोग थे इस पूरी कमेटी के अंदर। इस पूरी कमेटी ने ऑन ऑल 3 अकाउंट्स इनको दोषी पाया है। पहला कि इनके यहाँ पर ये जो 500 के करेंसी मिली थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि इसका ओनरशिप किसका था और कैसे ये मिली इनके यहाँ पर और क्यों इनके स्टोर रूम में वो मिली। दूसरा इनके ऊपर था कि मटेरियल एविडेंसेस के साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया है और नोट्स को फिर बाद में वहाँ से गायब करा दिया, जिसके बाद नोट्स का सीजर नहीं हो पाया। और तीसरा इनके ऊपर चार्जेस लगा था कि इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी कई केसेस की नहीं दी। जब इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया। तो ये 3 चार्जेस इनके ऊपर लगे थे। तीनों चार्जेस में इनको फाइनली गिल्टी पाया गया है और इनके रिप्लाई को अनसेटिस्फैक्ट्री पाया गया है। और अब जो जजेस इंक्वायरी कमेटी है उसने कहा कि इनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर देना चाहिए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल भी कर दिया है। अब ये जो जजेस इंक्वायरी कमेटी है, इन्होंने लोकसभा में अपनी रिपोर्ट को टेबल किया 14 तारीख को, और जजेस इंक्वायरी कमेटी को फॉर्म किया गया था जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत। और यहाँ पर इसके अंदर इस कमेटी का काम था कि ये जो करप्शन चार्जेस लग रहे हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ, जो कि ओरिजिनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में इनका ट्रांसफ़र होता है, तो उनके खिलाफ ये जो एलिगेशंस हैं उनकी जांच करना। अब जस्टिस वर्मा जो हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था जब इनके यहाँ से नोट मिले थे, और हर न्यूज़पेपर में जब ये छपा था, एंड इट वाज द स्टोरी ऑफ द नेशन, जब हर जगह पर हर स्टेट में लगभग इनके ऊपर डिस्कशन हो रही थी और जुडिशरी के करप्शन के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट से इनको अपने पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाता है। लेकिन उसको भी लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, पब्लिक ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। पब्लिक का कहना था ये क्या डिसिप्लिनरी एक्शन है तो वो जज ही, ये कौन सा डिसिप्लिनरी एक्शन, ना सस्पेंशन ना कुछ, ये क्या बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट से उठा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया, ये तो फिर आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी बातें कही गई थी। तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोग जो है उसको याद रखे और हर दिन उसके ऊपर रिपोर्ट्स भी हुए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ये रिपोर्ट्स सारी, इतना प्रेशर बनाया गया कि जजेस इंक्वायरी कमेटी ने भी बिना किसी दबाव के ये काम को बड़े अच्छे से कर पाए और फिर उनके बाद इनको गिल्टी भी पाया गया। अब ये जो पूरा मामला था इनको बहुत लोगों ने इसमें सलाह भी दी थी कि भाई इम्पीचमेंट की बेइज्जती से, इम्पीचमेंट एक तरीके से बेइज्जती ही है, जज की आज तक हुआ नहीं इतिहास में इम्पीचमेंट, मतलब एक जज को रिमूव कर दिया जाए और इसलिए रिमूव किया जाए कि भाई आप करप्ट हो, क्योंकि आप पे सबसे ज़्यादा लोग आप पे भरोसा करके आपके पास आते हैं न्याय मांगने, और आप ही करप्ट निकलोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इम्पीचमेंट से बचने के लिए लोगों ने इनको सुझाव दिया कि भाई आप ऐसा करो, ऑलरेडी बड़ा बेइज्जती हो चुकी है, आप रिज़ाइन कर दो। तो इन्होंने फाइनली अप्रैल 10 में इसी साल, यानी कि अभी 2026 के अप्रैल 10 को इन्होंने फाइनली रिज़ाइन कर दी, जब इनको पता लग गया मोटा मोटा कि अब मेरे को ये लोग गिल्टी प्रूव कर देंगे। पहले तो ये तैयार नहीं थे रिजिग्नेशन के लिए भी, क्योंकि इनको लग रहा था कि जजेस इंक्वायरी कमेटी को कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने नोट गायब करा दिए हैं। लेकिन जब ऑलमोस्ट इनको अंदर अंदर पता चल गया कि भाई आई एम फाउंड गिल्टी, तो फिर इन्होंने अप्रैल 10 को ऑलरेडी रिज़ाइन दे दिया था। अब आते हैं इस केस के ऊपर। तो देखिए होता क्या है, कहानी शुरू होती है 14-15 मार्च को, और बेचारे इनकी किस्मत भी बड़ी ख़राब थी। 14-15 मार्च को अब इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश है, ये किसी ने आग लगाई जानबूझ करके नोट रख करके ताकि मैं फंस जाऊं। हालांकि जब इसमें कमेटी ने पूरा इसको इन्वेस्टिगेट करी थी तो कमेटी को कहीं भी सीसीटीवी फुटेज, भाई जजेस का रेसिडेंस है, इतना सीसीटीवी फुटेज होता है, आगे पीछे इतनी सिक्योरिटी होती है, कैसे कोई घुस करके आपको फंसा देगा। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं मिल रहा है, ना कोई बाहर का व्यक्ति आया है, ना कोई अंदर का व्यक्ति वहाँ पर जाते हुए दिख रहा है कि आग लगाने गया हुआ, कोई नहीं है वहाँ पर। तो ये खुद वो आग लगी, और वो आग भी बताया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट से लगी। तो 14-15 मार्च 2025 की ये घटना है। वहाँ पर इनके घर पर आग लगती है, और आग लगती है उसके बाद फायर फाइटिंग टीम वहाँ पर पहुँचती है। उनको बहुत सारा करेंसी नोट इनके स्टोर रूम में मिलता है। इनके स्टोर रूम बेसिकली इनका जो प्रेमिसेस है, जो अलॉटेड ऑफिशियल जज प्रेमिसेस है। अब जज प्रेमिसेस के अंदर आप जाओगे तो बहुत बड़ा प्रेमिसेस होता है, और इसमें एक तो मेन लिविंग एरिया होता है जहाँ पर जज और उनकी फैमिली रह रही होती है, और फिर उसके बाद बाहर आउट हाउस जो कहते हैं, आउट हाउस में सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, आपके सिक्योरिटी क्वार्टर्स होते हैं, फिर स्टोर रूम भी होता है। तो कोई भी पुराना सामान स्टोर रूम में जैसे रखने वखने के लिए होता है, फिर एक छोटा सा ऐसा गार्डन टाइप का भी होता है। ये पूरा ऐसे प्रेमिसेस होता है, लेकिन वो पूरी प्रेमिसेस जो है वो पूरी बाउंड्री के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। मतलब एक मेन लिविंग एरिया, एक आपका जजेस क्वार्टर, सर्वेंट क्वार्टर, और उसके बाद फिर आपका सिक्योरिटी क्वार्टर, वो पूरा एरिया था। तो इनके जो स्टोर रूम था जस्टिस वर्मा का, जो कि इनके कंट्रोल में ही था, जो कि इनके प्रेमिसेस के अंदर ही आता था, वहाँ से बहुत सारा अनअकाउंटेड कैश यहाँ पर मिला था। और उस अनअकाउंटेड कैश का कभी डिस्क्लोजर नहीं हो पाया कि इसकी ओनरशिप किसकी है।
और इसी को लेकर के फिर इनके ऊपर चार्जेस लगे करप्शन के, और इनको जुडिशियल इंटीग्रिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठाया गया। फाइनली अप्रैल 10 को इन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। अब ये जो चार्ज लगा, तो जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी को क्या मिला, बहुत सारे विटनेसेस जो कि दिल्ली फायर सर्विसेज के या दिल्ली पुलिस के जो विटनेसेस थे, उन्होंने कहा कि जब हम आग बुझा रहे थे वहाँ पर, तो बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब करोड़ों की मात्रा में वहाँ पर हम लोगों को 500 के डिनोमिनेशन के कई सारे नोट्स थे, मतलब गड्डी गड्डी नोट्स वहाँ पर रखी हुई थी, जो नोट्स हाफ बर्न्ड हो चुके थे। और क्योंकि पानी का इस्तेमाल किया हुआ था, तो उस समय पर कई नोट जो हैं वो मतलब एकदम सही अपने आकार में थे, वो गीले हो चुके थे। और दिल्ली पुलिस को ओरिजिनली क्या करना चाहिए था, उनको ओरिजिनली वो तुरंत सीज करना चाहिए था। जब भी इतने बड़े मात्रा में अनअकाउंटेड कैश कहीं मिलता है, उसको तुरंत सीज करना चाहिए था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस समय पर सीज नहीं किया। ये तस्वीर है उसकी, जब यहाँ पर आग लगी हुई थी और वहाँ से नोट्स जो है वो मिले थे। अब होता क्या है कि पाया जाता है कि ये इसकी जितनी भी फोटोग्राफिक एविडेंसेस, अब जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी एक फोटोग्राफिक रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसके बाकायदे वीडियो बनाई जाती है कि यहाँ पर इस तरीके की घटना हुई है। तो जितना भी इनके पास, अच्छा ये हुआ था कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस था पुलिस के पास, जितना भी फोटोग्राफिक रिकॉर्ड था, उन सब में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़े अमाउंट में ये कैश वहाँ पर स्कैटर्ड है, और गड्डी गड्डी नोट्स जो हैं वहाँ पर लगाए हुए हैं स्टोर रूम में, साफ साफ उसमें ये दिख रहा है, जिसके बिना पर ये पूरा डिसीजन दिया गया है, जिसके बिना पर जो इंक्वायरी कमेटी है उसको ये प्रूव हुआ है कि ये कैश इनका ही था, और क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये दोषी हैं भाई। अब यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट कितना था किसी को नहीं पता, ना जस्टिस वर्मा बताएंगे, ना उनके किसी आदमी ने बताया, ना पुलिस को पता है, ना सरकार, किसी को नहीं पता, इंक्वायरी कमेटी को भी नहीं पता। इवन क्यों नहीं पता, इसलिए क्योंकि उस नोट को वहां से बाद में गायब करा दिया गया। जैसे ही वहां से पुलिस ने सीज नहीं किया, थोड़ा सा टाइम मिला, इनके लोगों ने उस जगह की पूरी सफाई करी और उस नोट्स को वहां से, पूरा हीप ऑफ नोट्स को, जो हाफ बर्न नोट्स थे या जो वहां पर पूरे नोट थे, उनको स्टोर रूम से गायब करा दिया गया। इसलिए उसका डेटा नहीं पता कि वो एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन में वो नोट कितने थे या कितने अमाउंट के थे। और अगर वो नोट मिल जाते तो उसके ऊपर सीरियल नंबर से आप ये भी पता लगा सकते थे कि नोट्स एक्चुअल में इसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ था और वो कैसे जस्टिस वर्मा तक पहुंचे। और आप ये भी पता लगा पाते इससे कि किन केसेस में या किस केस में किसने ये नोट इनको दिया होगा, ये सब उससे पता लग जाता। लेकिन क्योंकि वो नोट ही गायब करा दिए गए, अब उसका सीरियल नंबर या उसका कोई डेटा किसी के पास नहीं है, तो यहाँ पर आकर के ये पूरी जो चेन है वो ब्लॉक हो जाती है। जस्टिस वर्मा को भले गिल्टी पा लिया गया, लेकिन वो जो पूरा एक साइकिल ऑफ करप्शन था वो नहीं पकड़ पाया आप। कोशिश ये थी कि साइकिल ऑफ करप्शन यहाँ पर पकड़ा जाए, लेकिन नोट को गायब करा करके नहीं मिला। ओरल एविडेंसेस इसमें कराए गए और वीडियोस और फोटोग्राफ्स के साथ में, और वहाँ पर भी ये बताया गया कि नोट्स थे, सेमी बर्न्ड नोट्स थे और कुछ पूरे कंप्लीट नोट्स थे और हीप्स एंड हीप्स ऑफ नोट्स थे। और क्योंकि ये नोट सीज नहीं हो पाए, इसलिए जेआईसी ने ये भी कहा कि ये एप्रीहेंशन था कि भाई एक सिटिंग जज के घर ये नोट इसलिए सीज नहीं किया गया क्योंकि एक एप्रीहेंशन, एक डर था कि भाई एक सिटिंग जज के घर में आग लगी है और वहाँ पर अगर पुलिस जाकर के या फायर फाइटर्स जाकर के नोट को सीज कर लेते हैं तो कहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस नोट को सीज नहीं किया, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। और जज अपने रसूख का इस्तेमाल करके भी हो सकता है कि इनको पीछे ढकेला गया होगा, इनको दबाया गया होगा, इसलिए वो नोट का सीजर नहीं हो पाया। और इसके ऊपर जेआईसी ने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डायरेक्शंस इशू किए हैं। उनको कहा गया है कि ये एक पावर का बहुत बड़ा मिसयूज है और इंस्टीट्यूशन लेवल पर पुलिस के लिए भी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, कंप्लीट डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी यहाँ पर पाई गई है। अब यहाँ पर जस्टिस वर्मा को इसके बारे में एक्सप्लेन करना था, इन सारी चीज़ों पर, ये सारे जो मामला इनके ऊपर इतने सारे मामले दर्ज हुए, तो इनको एक्सप्लेन करना था कि भाई ये सबसे पहले तो नोट कहाँ से आया। तो इन्होंने बोला कि जो हमारा लिविंग एरिया है, ये मेन लिविंग एरिया है, वहीं का एक्सेस मेरे पास है। ये जो बाहर का आउट हाउस है, सर्वेंट क्वार्टर है या सिक्योरिटी क्वार्टर है, ये जो स्टोर रूम है, ये मेरे एक्सेस में नहीं आता है और इसमें पुराना सब सामान रखा हुआ था। मेरे को आइडिया भी नहीं है कि इसमें नोट कहाँ से पहुँचे और ये किसका नोट है, और ये मेरे ऑफिशियल कंपाउंड के बाहर का एरिया है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि ये नोट कहाँ से आया। उस पूरे जो प्रेमिसेस है, जो पूरा ये स्टोर रूम है, इसका एक्सेस सिर्फ सर्वेंट्स के पास है, सिर्फ स्टाफ के पास है, मेरे जो गार्डनर मेरा आता है उसके पास है। तो मुझे नहीं पता कि ये नोट कहाँ से आया, मैं इस नोट के ओनरशिप के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और इसलिए उन्होंने एकदम अपना पल्ला झाड़ दिया कि मैं इसमें नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि ये कैसे वहाँ पर आया है। अब जस्टिस वर्मा का ये जो रिप्लाई था, तुरंत इसको जेआईसी ने पकड़ा। जेआईसी ने कहा कि नहीं भाई, ये रिप्लाई तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये जो पूरा प्रेमिसेस है ये आपको अलॉट हुआ, आपके नाम पे अलॉट हुआ है और वो स्टोर रूम आपके इस प्रेमिसेस के अंदर आता है। तो आप ये नहीं कह सकते अब मेरे घर में नीचे डेड बॉडी रखी होगी और मैं ये कहूँगा कि भाई डेड बॉडी कैसे आ गई तो मुझे नहीं पता,
तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। आपका घर है और आपको नहीं पता कि वो डेड बॉडी इतने महीने से आपके यहाँ पर पड़ी है और वो किसकी है और वो कैसे यहाँ पर आ गई। जाहिर सी बात है सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन आपके खिलाफ होगा। वही चीज़ इनके खिलाफ हुई कि भाई ये चीज़ तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ तो आपका ये एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल गलत है। तो पहले एक्सप्लेनेशन ये दे नहीं पाए। दूसरा अकाउंट क्या था कि इन्होंने जो मटेरियल एविडेंसेस है उसके साथ इंटरफेरेंस किया, उसके साथ छेड़छाड़ किया, और ये बात देखी गई है। जो वहाँ पर ओरल विटनेसेस थे उन्होंने बताया, खुद इनके यहाँ पर जो काम करने वाले विटनेसेस थे उन्होंने बताया कि वहाँ पर हमने साफ सफाई करी थी। आग लगने के बाद जब पुलिस वहाँ से गई या जब थोड़ा सा खाली हुआ मामला तो वहाँ पर साफ सफाई की गई। सब लोग गेट पर खड़े थे, सिक्योरिटी देख रहे थे, इन्फॉर्म कर रहे थे, रिपोर्ट बनाई जा रही थी। और उस समय पर उनके जो स्टाफ थे यानी जस्टिस वर्मा का जो पर्सनल स्टाफ था उसने उस स्टोर रूम की सफाई करी और वहाँ से बहुत हीप्स एंड हीप्स ऑफ नोट्स और जो भी आपके ये हाफ बर्न करेंसी नोट्स वगैरह थे उसको वहाँ से गायब किया। और एकदम से उसके बाद वो गायब हो गया और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। तो पुलिस जब आती है, फॉरेंसिक्स जब आती है और सीजर होने वाला होता है, सीज करने पहुंचते हैं तो उनको वहां पर कुछ नहीं मिलता। सिर्फ कुछ राख मिले उनको, जो हाफ बर्न नोट से वो भी गायब थे, जो फुल बर्न नोट से वो भी गायब थे। कुछ भी फॉरेंसिक्स को सीज नहीं कर पाते और इसलिए वो लोग ये अकाउंट नहीं लगा पाते कि वो नोट कितने अमाउंट में थे। पर जिसने भी देखा सबने कहा करोड़ों करोड़ों के ये केसेस थे। और थर्ड चार्ज जो उनके खिलाफ था वॉज दैट व्हेन ही वाज कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश एंड द इंसिडेंट बाय एन इवेसिव एक्सप्लेनेशन, उन्होंने एक गलत एक्सप्लेनेशन देकर के, इवेसिव एक्सप्लेनेशन देकर के बचने की कोशिश करी। ये उनके ऊपर तीसरा चार्ज यहाँ पर जेआईसी ने लगाया है। अब कैसे उन्होंने फर्जी बात करी, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जब जेआईसी ने इनसे पहला एक्सप्लेनेशन मांगा कि ये कैश कैसे आया आपके पास, तो मार्च 22 2025 का लेटर है जो जस्टिस वर्मा ने लिखा एक्सप्लेन करते हुए। जस्टिस वर्मा ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि भाई ये जो पूरा नोट पाया गया है इसको मैं डिनाई करता हूँ, ये ओनरशिप मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया और मेरी पर्सनल नॉलेज में भी नहीं था कि मेरे स्टोर रूम में ये कैसे मिला। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनी मनी और कैश लाइंग इन माई आउट हाउस, और मेरे पास ना मेरी फैमिली के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन है, ना हमें पता है कि ये नोट हमारे घर में कैसे आए। तो ये पहला एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया। ध्यान रखिएगा ये 22 मार्च 2025 को इन्होंने लेटर लिख करके ये बात कही थी। उसके बाद जब दूसरी बार इनसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि जो पहला इन्होंने आंसर दिया उसमें इन्होंने कहा कि भाई मेरी नॉलेज में नहीं था ये कैश, यानी कि एक तरीके से वो ये मान रहे हैं कि वहां पर कैश था और वो बाद में गायब हुआ। तो उन्होंने ये माना कि भाई वहां पर कैश था और मेरी नॉलेज में नहीं है कि वो कैसे आया। दूसरा, जब वो अपना लेटर लिखते हैं अप्रैल 30 2025 तक का, तब तक तो सारा सलाह मशवरा हो चुका होगा, सारा दिमाग, वो खुद भी एक जज हैं भाई, तो जज हैं तो सारा लूपहोल उनको पता ही है। अब क्योंकि नोट्स का सीजर नहीं हो पाया था, ध्यान रखिएगा जब कोई भी चीज़ सीज की जाती है उसका एक पंचनामा बनाती है पुलिस। पंचनामा में सब लिखा होता है कि ये हुआ, यहाँ से ये लिया हमने, यहाँ से ये सीज किया गया, यहाँ से ये सीज किया गया, फॉरेंसिक्स को भेजा जाता है, फिर जांच होती है, तमाम होता है। जज को ये पता था कि सीजर तो हुआ नहीं किसी नोट का। उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे मेरे ऊपर ये चार्ज लगा सकते हो। अपने दूसरे लेटर में उन्होंने कहा कि पंचनामा कहाँ है आपका, आपकी इन्वेंटरी कहाँ है, क्वांटिफिकेशन कहाँ है, कितना नोट था, कितना अमाउंट था, ये सारे चार्जेस आप मेरे ऊपर नहीं लगा सकते बिना इसके। और क्या सबूत है आपके पास कि वो क्लीनिंग एक्टिविटी से हमने गायब किया, क्योंकि वो तो एक रूटीन क्लीनिंग एक्टिविटी थी, आग लगी उसको क्लीन करना हमारा रूटीन था, वो रूटीन क्लीनिंग एक्टिविटी थी। तो दूसरे लेटर में वो इस बात से ही मुकर गए कि नोट उनके यहाँ पर पाया गया, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। उनका आप पंचनामा प्रेजेंट करो एंड यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वो यहाँ पर आकर के फंस जाते हैं। भाई वो जज हैं तो अगला भी जज ही है, कमिटी में भी जज बैठे हुए हैं सारे। अब यहाँ पर जेआईसी ने कहा कि नहीं भाई ये जो आपका एक्सप्लेनेशन है ये इवेसिव है, इनकम्प्लीट है और आप मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो, इसका एक अलग से चार्ज आपके ऊपर लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में साफ साफ, और जितने भी ओरल विटनेसेस थे, जितने भी फायर सर्विसेज के विटनेसेस थे, लगभग 16 विटनेसेस के विटनेस लिए गए हैं, वहाँ पर 16 लोगों के विटनेस लिए गए हैं। दूसरा, वहाँ पर आप देखोगे कि जो दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स थे उनका भी विटनेस वहाँ पर लिया गया है, उनके खुद के स्टाफ का विटनेस लिया गया है, वीडियो विटनेस हैं, प्लस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी हैं जब वीडियो वगैरह उसकी बनाई गई है। तो हर जगह पर वो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इससे तो डिनाई नहीं कर सकते कि नोट्स थे ही नहीं वहाँ पर। तो ये पूरी तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन जो है इनकम्प्लीट है और सारी इसमें आप इवेड करने की कोशिश कर रहे हो, हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि हम मानते हैं कि पुलिस की गलती है, उन्होंने सीजर नहीं किया, बट इससे ये डिनाई नहीं हो सकता कि आपने करप्शन नहीं किया या आपके यहाँ से नोट्स नहीं मिले। एंड हेंस फाइनली अपने रिकमेंडेशन में जो इन हाउस कमेटी है उसने कंक्लूड किया कि जो डायरेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमें मिले हैं रिकॉर्ड के अंदर, उससे कमिटी ये फर्मली कमिटीज ऑफ द व्यू कि सफिशिएंट सब्सटेंस था इनके खिलाफ करप्शन का और इनको दोषी पाया जाता है, ही इज फाउंड गिल्टी।
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने 22 मार्च के लेटर में ये रेफर किया था कि एक कमेटी बनाओ और इसके ऊपर जांच करो। तो कमेटी ने कहा कि इस लेटर में जो एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा, उसमें इनको दोषी पाया गया है। और ये इतना सीरियस बात है, ये इतनी सीरियस इनिशिएशन है कि अब इनके खिलाफ रिमूवल की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना चाहिए, यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज रहे हैं, अब तो रिजाइन दे चुके हैं, उनके खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग्स को शुरू कर देना चाहिए। और अगर ये इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग्स फुल हो जाती हैं तो पहले ऐसे जज बनेंगे भारत के जिनके खिलाफ इंपीचमेंट सक्सेसफुल हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज, इंपीचमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज टू रिमूव अ जज, और वो कब हो सकता है? मिसकंडक्ट के केस में हो सकता है। दूसरा, इनकैपेसिटी और मिसकंडक्ट के केस में हो सकता है। दूसरा, एक और पर्सपेक्टिव है इसका कि जब उस जज ने ऑलरेडी 10 अप्रैल को 2026 को रिजाइन दे दिया है, यानी कि वो ऑलरेडी इज रिमूव्ड, इज काइंड ऑफ रिमूव्ड, इज नॉट एट हिज ऑफिस, तो क्या उसके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए? इसका जवाब आप देना। अब मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि देखो, पब्लिक एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप देखो तो क्योंकि भाई जुडिशरी का मामला है और जुडिशियल इंटीग्रिटी का मामला है, तो इसलिए इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए इंपीचमेंट की, और ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा ताकि फर्दर ऐसा कोई जज ना कर पाए, और वो होना भी चाहिए। लेकिन इससे कहीं ना कहीं दूसरा एक पर्सपेक्टिव है कि लेजिस्लेचर थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा। लेजिस्लेचर का एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो है वो जुडिशरी के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी क्लेम किया जा रहा है कि जुडिशरी बहुत हद तक लेजिस्लेचर के कंट्रोल में आती चली जा रही है। कैसे आप इंश्योर करोगे जुडिशियल इंडिपेंडेंस? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा निगेटिव शेड में जाएगा, और इसीलिए शायद उनको रिजाइन करवा दिया। चीफ जस्टिस ने उनको खुद रिकमेंड किया था कि आप रिजाइन दे दो, सारे जजेस ने उनको बोला था कि आप रिजाइन दे दो। क्यों? इसी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए कि हम लेजिस्लेचर के अंडर में ना आ जाएं। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव है। अब आप मुझे खुद एनालाइज करके बताना, कमेंट में बताना कि क्या सही स्टेप होना चाहिए इसके अंदर। आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।